स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम कुंड में। पिछले वीडियो में मैंने मैथ के चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था, जिसमें मैंने 3-4 वीडियो में कुछ क्वेश्चन को कराया था। अभी फ़िलहाल हमारा किस्त पर आधारित क्वेश्चन चल रहा था, जिसमें किस्त से रिलेटेड में हमने दर निकालना सिखाया था। दर कैसे निकालते हैं, दर आज का वीडियो उसी पर आधारित है। और दर निकालने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन को कंसेप्ट को आपको समझाऊंगा, जिसमें किस्त कैसे निकालते हैं इस पर आधारित वीडियो कुछ क्वेश्चन रहेंगे और फिर आगे उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। आज का देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी ने साधारण ब्याज की दर पर बैंक से 7,000 रुपये का कर्ज लिया और 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3,000 दिए। वो 5वें वर्ष के अंत में 5450 रुपये देकर लोन को चुका दिया। तो इस पूरी प्रक्रिया में दर क्या था लोन का ज्ञात करना है। हमारा साधारण ब्याज ही चल रहा है, इसी पर कंसंट्रेट करना है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने इस पर आधारित क्वेश्चन को बनवाया था, इसको भी उसी आधार पर सोल्व करेंगे। कहता है वो 3 वर्ष बाद दिया है 3,000 रुपये, तो 3 वर्ष बाद 3,000 रुपये दिया है, तो शुरू में उसने 7,000 जो लिया है, उस 7,000 रुपये पर उसका ब्याज लगेगा। किस दर से पता नहीं, दर निकालना है, दर हमें निकालना है। तो दर निकालना है तो यहाँ क्या करेंगे, आर को मान लेंगे 1, आर को आर ही मान लेंगे, गुना 1/100। यहाँ हमारा वर्ष पर बात चल रही है, तो बटा 100 इंटू 12 नहीं करेंगे। पिछले वीडियो के जो क्वेश्चन थे उसमें महीने की बात चल रही थी, इसलिए यहाँ पर हमने गुना 12 किया था। जब भी महीने की बात करें तो नीचे जो है 12 से गुना करते हैं, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है अगर वर्ष की बात करें तो पहला वर्ष उसका 7,000 रुपये पे ब्याज लगेगा। दूसरा वर्ष भी ब्याज हमारा कितना 7,000 रुपये पे ही लगेगा, रेट हमारा वही रहेगा। तीसरा वर्ष भी हमारा ब्याज 7,000 रुपये पे लगेगा, रेट वही रहेगा। लेकिन 3 वर्ष बाद हमने उसको कितना रुपए दे दिया है, 3,000 रुपये दे दिया है। 3,000 रुपये दे दिया, तो अब हमारा मूलधन में से 3,000 घट जाएगा, तो मूलधन हमारा कितना बचेगा, जिस पर ब्याज हमको देना रहेगा 4,000 रुपये। अब इस पर ब्याज देना रहेगा, हमारा रेट वही रहेगा। फिर कहता है 5वें वर्ष में उसमें 5450 रुपये देकर लोन चुका दिया, यानी चौथे वर्ष भी हमारा ब्याज जो लगा होगा, सॉरी चौथा वर्ष तो लगा, 5वें वर्ष भी हमारा ब्याज तो लगा होगा 4,000 रुपये पे ही, उसी R% की दर से, उसी R% की दर से। 5वें वर्ष में हमने कितना रुपए उसको दे दिया, 5450 रुपये। तो कुल पैसा हमने कितना दिया बैंक को, कुल पैसा हमने दे दिया, ये हमारा 5 हो गया, ये 4 हो गया, यह 3, यानी हमने कुल पैसा बैंक को, सॉरी ये 8 हो जाएगा, 8,450 रुपये दिए। और हमने उधार कितना ले रखा था, 7,000। उधार कितना ले रखा था, 7,000। तो 7,000 हमने उधार ले रखा था और हमने चुकाया 8,450, यानी हमने ब्याज के तौर पे कितने चुकाए हैं, तो इसको घटा लेंगे तो 1,450 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज के तौर पे हमने दिए हैं बैंक को। ठीक है, और यहाँ हमारा जो इंटरेस्ट बन रहा था, ये टोटल हमारा जोड़ेंगे, ये टोटल जोड़ेंगे तो 7 7 14, 14 और 7 21, 21 और 8 कितना हो जाएगा, 29,000। 29,000 रुपये पर हमारा रेट, इंटरेस्ट रेट बना था R% की दर से, जो भी बना होगा। यहाँ जो ब्याज हमारा निकलेगा इसी के बराबर ना होगा जो ब्याज हम भर रहे हैं। तो हमारा ब्याज हमने भरा है 1,450 रुपये, तो उसके इक्वल कर देंगे 1,450। ठीक है, तो ये 1,450 इक्वल करेंगे, यहाँ R% निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 इधर कैंसिल हो जाएगा, 29 से 5 जा चला जाएगा 145, यानी R बराबर हमारा हो जाएगा 5%, यानी हमारा आंसर रेट निकल के आ गया 5%, यही हमारा आंसर होगा। दोनों जगह 5% है, इसको 8 बना लीजिए ऑप्शन को। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सोल्व करेंगे। हमने जब किस्त जमा किया है जिस साल, उसके बाद वाले साल में जो हमारा किस्त जमा किया है वो मूलधन से हमेशा घटेगा, उसके बाद जो मूलधन बचेगा उसी पर हमारा इंटरेस्ट लगेगा। ये बातें हमको ध्यान में रखना है। 3 साल तक हमने 7,000 रुपये पे इसी मूलधन पे हमने इंटरेस्ट भरा, लेकिन
जो ही तीसरे साल में हमने 3,000 रुपये जमा कर दिया तो हमारा अब मूलधन कितना बचेगा, 4,000 ही बचेगा, उसी पर हमारा ब्याज देना रहेगा। उसके बाद 5वें वर्ष हमने 5450 दे के लोन चुकता कर दिया, तो 5वें वर्ष के लास्ट में दिया होगा हमने 5450, तो 5वां वर्ष भी हमारा 4,000 रुपये पे ब्याज लगेगा इस रेट से, और ये निकाल के जोड़ेंगे हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आप पर मैं कराता हूँ, इसको देखिएगा। क्वेश्चन उसी आधार पर है। एक आदमी ने बैंक से 6,000 रुपये लिए, उधार लिए हैं। 4 वर्ष बाद उसने 2,500 रुपये चुका दिया और 5वें वर्ष के अंत में 4,550 रुपये देकर लोन को चुकता कर दिया, तो ब्याज की दर निकालना है। फिर हमारा कंसेप्ट वही है, कैसे बनाएंगे देखिएगा। 4 वर्ष बाद ना उसने 2,500 रुपये दिया है, तो पहला वर्ष तो उसको 6,000 रुपये पे रेट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, मान लीजिए आर रेट से लगेगा इंटरेस्ट बाई 100। दूसरा वर्ष भी 6,000 रुपये लगेगा उसको इंटरेस्ट, रेट वही रहेगा हमारा, आर निकालना है। तीसरा वर्ष भी हमारा 6,000 रुपये लगेगा, उसका रेट वही रहेगा। चौथा वर्ष भी 6,000 रुपये लगेगा, चौथा वर्ष भी 6,000 रुपये इंटरेस्ट लगेगा। 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बीतने के बाद उसने 2,500 रुपये चुका दिया, तो अब 5वां वर्ष में 2,500 रुपये यहाँ से घटेगा, तो हमारा मूलधन क्या बचा रह जाएगा, 3,500 रुपये, और यही 3,500 रुपये पे उसको ब्याज देना रहेगा, जो कि वही R% से देना रहेगा। तो पहले उसने 4 वर्ष के बाद 2,500 रुपये दिए थे और 5वां वर्ष पूरा होने पर उसने 4,550 रुपये देकर लोन को चुका दिया था। तो कुल पैसा उसने कितना दिया, तो इसको जोड़ेंगे 0 और ये 5 और ये 5 5 10 का 0 हाथ में 1 4 2 6 1 7, यानी कुल पैसा उसने दिया 7,050 रुपये, जबकि उसने उधार लिया था 6,000 रुपये मात्र। तो 6,000 रुपये उधार लिया था, तो यानी ब्याज के तौर पे उसने कितने भरे हैं, 1,050 रुपये ब्याज के तौर पे उसने भरे हैं, ये इंटरेस्ट के तौर पे उसने भरे हैं। और हमारा यहाँ जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, ये जोड़ेंगे तो 6 चौका 24 और 3 27,500 आ रहा है, 27,500। और ये टोटल कॉमन ले लेते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये कॉमन लेंगे तो R × 1/100 होता है, और यही इक्वल हो जाएगा 1,050 से। अब यहाँ जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जो है R बराबर हमारा निकल के आएगा 10/50/275। इसको देखिए 25 से कटाएंगे, इसको क्या करेंगे 25 से कटाएंगे तो 25 एकम 25 और 2 बचेगा, तो 25 एकम 25, और यहाँ 25 से कटाएंगे चौका 100 और क्या बचेगा 5 बचेगा, 25 दूना 50, यानी 42/11। तो इसको भाग करेंगे 11 या 33.9/11% हमारा रेट निकल के आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बातें आपको समझ में आ रही होगी कि जब हमने कुछ चुकाया है पैसा, जहां हमने पैसा किस्त के तौर पे या जो भी बैंक को दिया हुआ है वन टाइम पेमेंट के तौर पे जो भी हो, वो पैसा उसके बाद वाले ईयर में मूलधन में से घटाएंगे, जो बचेगा हमारा उसी पर हमारा इंटरेस्ट लगेगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसी कंसेप्ट पर किस्त वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। अब देखिएगा, अभी हमने रेट की बात करी, रेट निकाला हमने। अब एक कंसेप्ट समझेंगे, कैसे किसी क्वेश्चन में किस्त निकालने की बात कहे तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर इसके कंसेप्ट को मैं बारीकी से समझाऊंगा। कहता है एक आदमी 10% साधारण ब्याज की दर से, यहाँ पर हमारा रेट दे दिया है, क्या दे दिया है, रेट दे दिया है, प्रत्येक वर्ष के अंत में कुछ धनराशि जो है बैंक में जमा कराता है, कुछ पैसा बैंक में जमा कराता है 10% की दर से, ताकि 5वें वर्ष के अंत में उसे बैंक से 4,200 रुपये प्राप्त हो। यानी उसे 5वें वर्ष के अंत में बैंक से कितना प्राप्त हो रहा है, 4,200 रुपये। टोटल उसका 5 साल के लिए वो कुछ जमा करते जा रहा है प्रत्येक साल, जो कि इंटरेस्ट रेट 10% के दर से है, और 5वें वर्ष के अंत में उसे 4,200 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो प्रत्येक वर्ष के अंत में कितनी धनराशि उसने जमा की, यानी वो जो किस्त जमा कर रहा था, जो भी वो EMI जमा कर रहा था, उसने कितना जमा किया है। तो ये प्रश्न आपका किस्त निकालने पर आधारित है। इसमें हमारा किस्त या EMI निकालते हैं उस पर आधारित है, इसमें रेट दिया हुआ है। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है उसको सीखेंगे, बाद में हम शॉर्ट ट्रिक्स भी बता देंगे आपको, लेकिन बेसिक कंसेप्ट अगर सीख लिए तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है,
देखिएगा, पहले एक उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अभी आपको ध्यान नहीं देना है, पहले एक उदाहरण समझिएगा, उदाहरण को समझिएगा। मान लीजिए कोई धनराशि 1000 रुपये है। मान लीजिए मैंने 1000 रुपये आपसे जो है 3 वर्ष के लिए उधार लिया। कितने परसेंट के दर से? 15% के दर से। और हमारा साल कितना था? 3 साल। 3 साल के लिए आपसे मैंने 1000 रुपये उधार लिया। तो 3 साल बाद ये धनराशि कितनी हो जाएगी? 3 साल बाद ये धनराशि कितनी हो जाएगी? तब 15% के दर से 1 साल में 15 रुपये होगा, तब 3 साल में 15 या 45 रुपये हमारा ब्याज बनेगा। तो 3 साल में धनराशि कितनी हो जाएगी? 15% की दर से 150 बनेगा, तो 3 साल में 450 बनेगा। तो 3 साल बाद ये धनराशि 1450 रुपये हो जाएगी। यानी हमने आपसे 1000 रुपये उधार लिया, तो 3 साल बाद अगर मैं एक बार में आपको चुकता करूं, तो हमारा जो उधार लिया हुआ धन है और जो हमारा इंटरेस्ट है वो सब जुड़ के हमारा 1450 रुपये आपको देंगे, तो हमारा उधारी जो है चुकता हो जाएगा। यानी जो पैसा आपसे हमने लिया था वो हमने आपको चुका दिया। तो प्रेजेंट में जो पैसा हमने आपसे उधार लिया, कितना लिया था? 1000 रुपये। तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वर्थ। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वर्थ। ये समझाने का कारण क्या था आगे क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। वर्तमान कीमत ही हो गया, जो पैसा है उसका वर्तमान कीमत हो गया। और यही पैसा 15% के दर से 3 वर्ष बाद 1450 रुपया हो जाएगा। यानी 3 वर्ष बाद जब मैं आपको पैसा लौटाने आऊँगा, तो आप मुझे 1000 रुपये लेंगे क्या? नहीं, आप हमसे कितना लेंगे? 1450 रुपये लेंगे। तो ये 1450 रुपया ड्यू डेप्ट हो गया। इसको बोलते हैं ड्यू डेप्ट। ड्यू डेप्ट इसका मतलब होता है देय ऋण। यानी जो 3 साल बाद है, हम आपको कितना चुकाएंगे ऋण? 1450 रुपये। अब किसी कारण से मैंने आपसे जो है बोला कि अभी ये 3 साल बाद जो मेरे चुकाना 1450, इसके बजाय मैं आपको साल साल कुछ किस्त देता हूँ, आप किस्त पर मुझे ये पैसा मेरे से वापस ले लीजिए ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। तो आप क्या करेंगे? आप तो यही ना करेंगे कि ये 1450 रुपया जो हमारा 3 साल का बना है ब्याज जोड़ के, इस ड्यू डेप्ट को इसी को 3 से भाग कर देंगे, और जो हमारा आएगा भाग करने के बाद, मान लीजिए जो भी आता है 1450 को भाग करेंगे, भाग करके ही देख लेते हैं। जो भी भाग करेंगे, 3 चौका 12, 3 वाटे 24, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, यानी इतना रुपया आएगा लगभग। तो आप बोलेंगे कि आपका किस्त जो है 483 रुपया हर साल का बनेगा। यानी आप पहले साल 483 रुपया दे दीजिए, दूसरे साल भी 483 रुपये दे दीजिए, और तीसरे साल भी 483 रुपये दे दीजिए। तो आपका ये ड्यू डेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी जो मैंने ऋण आपको दिया था वो आपका चुकता हो जाएगा। तो क्या ये सही है? तो ये सिंपल इंटरेस्ट के दृष्टिकोण से अगर एक बार में हमने 1450 दिया तो सही है, लेकिन अगर हम किस्त में जमा कर रहे हैं तो उस दृष्टिकोण से ये सही नहीं है। क्योंकि अभी हमने आपको जब रेट निकाला था, जो पिछले क्वेश्चन में रेट निकालना सिखाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी हम कोई किस्त जमा करते हैं तो उस किस्त को हम क्या करते हैं, जो हमारा ऋण है या मूलधन है उसमें से घटाते हैं, और अगले साल जो मूलधन बचता है उसी पर हमारा ब्याज देना होता है। ये बातें आपको पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चंस में समझ में आ गई होंगी। तो अभी हम जब यहाँ पर किस्त की बात की है, वन टाइम न देकर 3 साल के बाद हमने किस्त की बात की, तो उसने क्या किया, 1450 को 3 भागों में बांट दिया, 483 रुपये। यानी 483 रुपया समथिंग अगर हम उसको पहले साल जमा कर देंगे, तो ये 483 रुपया 1000 रुपया हमसे माइनस तो नहीं हो रहा है दूसरे साल के लिए, जबकि रूल के अनुसार ऐसा होना चाहिए। और उसने क्या रखा है, एक ही बार तीनों साल का ब्याज हमारा जोड़ दिया। यानी हर साल उसने ब्याज के लिए मूलधन को 1000 रुपये ही माना है, जबकि किस्त हमने अगर जमा किया है 483 रुपये, तो वो किस्त मूलधन में से
माइनस होना चाहिए, और जो शेष बचे उसी अमाउंट, उसी प्रिंसिपल पर हमारा अगले साल का इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर जो किस्त हम जमा करते हैं, फिर जो शेष बचे उसी प्रिंसिपल पर हमारा तीसरे साल यानी नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट लगना चाहिए। ऐसा ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का नियम कहता है, रूल कहता है। लेकिन ऐसा अगर आप डायरेक्ट 3 साल का निकाल के डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो ये जो है नियम के खिलाफ है, ये गलत है, और किस्त वाले रूल पे ये आपका 483 रुपया गलत हो जाएगा। अगर ये बात आप समझ गए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी बनाने में आसानी होगी। अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार मैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए देखिएगा। मान लीजिए 1000 रुपये आपका उधारी आपसे मैंने लिया, और 4 साल बाद आपको जो है कोई ड्यू अमाउंट 1400 रुपये है। 1400 रुपये ये आपका 4 साल बाद हो गया। मान लीजिए क्या हो गया, ड्यू डेप्ट हो गया है, यानी जो इंटरेस्ट रेट होगा उस पर ब्याज जोड़ के 1400 रुपये हमारा बनता है। तो अगर 4 साल बाद मैं आके आपको डायरेक्ट 1400 रुपये दे दूँ तो मेरा कर्ज चुकता हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँ कि आप 4 साल बाद ना लेके मेरे से हर साल कुछ पैसा आप किस्त लेते रहिए, तो आप अगर इसको 1400 को 4 से डिवाइड करके अगर मेरा किस्त बनाते हैं तो वो किस्त हमेशा गलत होगा। क्योंकि किस्त जब जमा किया जाता है तो जिस साल हमने किस्त जमा किया उसके अगले साल जो हमारा जिस प्रिंसिपल पर हमने उसको ब्याज दे रखा है उसमें से वो किस्त माइनस होता है, और अगले साल का जो हमारा प्रिंसिपल होता है माइनस होने के बाद जो निकलता है उस पर हमारा ब्याज लगना होता है। यही बातें मैं बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन को अब देखते हैं और उसी पर समझते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक आदमी 10% की ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के अंत में, ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, किस्त हमेशा प्रत्येक वर्ष के अंत में जमा होता है। किस्त हमेशा प्रत्येक वर्ष के अंत में जमा होता है, और कुछ धनराशि बैंक में जमा कराता है ताकि 5वें वर्ष के अंत में उसे बैंक से 4200 रुपये प्राप्त हो जाए। तो यहाँ हमारा जो है पहला वर्ष, फर्स्ट ईयर जो है शुरू होता है, पहला वर्ष शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो उस स्टार्टिंग में इसने तक कुछ नहीं जमा किया है। उसने पहला वर्ष के फर्स्ट ईयर के एंड में किस्त जमा किया है। तो पहला वर्ष के एंड में जमा किया है तो इसका ब्याज उसको इस पीरियड में नहीं मिलेगा, इस पीरियड में नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वो जमा करना शुरू किया है यहाँ से उसको ब्याज मिलना शुरू करेगा। यानी सेकेंड ईयर के एंड में उसने फिर कुछ किस्त जमा किया होगा, यहाँ से यहाँ आया होगा, तो यहाँ से यहाँ उसने फिर कुछ किस्त जमा किया होगा। फिर जो है थर्ड ईयर के एंड में उसने कुछ किस्त जमा किया होगा, ठीक है। फिर जो है फोर्थ ईयर के एंड में उसने कुछ किस्त जमा किया होगा। फिर जो है फिफ्थ ईयर के एंड में उसने कुछ किस्त जमा किया होगा। ये बात समझिएगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, मान लीजिए 1 जनवरी को से 31 दिसंबर कोई साल का पहला दिन और कोई साल का लास्ट दिन होता है। तो मान लीजिए 2020 को 31 दिसंबर को हमने किस्त जमा किया, और हम 1 जनवरी 2021 को चले गए और बोले कि हमारा 1 साल हो गया है, हमारा इस पर ब्याज चाहिए। तो क्या आपको ब्याज मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा ना। तो यही बात मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि ईयर के अंत में, अगर अंत में आप जमा कर रहे हैं, यानी फर्स्ट ईयर के एंड में अगर कोई आप किस्त जमा कर रहे हैं तो उसका ब्याज आपको दूसरे ईयर यानी इस पीरियड के लिए मिलेगा, पहला पीरियड के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ आपका ब्याज नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जमा कर रहा है यहाँ, तो यहाँ के लिए मिलेगा। फिर जमा कर रहा है यहाँ, जमा किया तो यहाँ तक मिलेगा। फिर फोर्थ ईयर में जमा किया तो यहाँ तक मिलेगा। लेकिन जो फिफ्थ ईयर में लास्ट में जमा किया उसके बाद उसको किस्त नहीं मिले, उसके बाद उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये बातें आपको अगर समझ में आई होगी तो समझिएगा और देखिएगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ।
इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ। देखिए, उसने पहले वर्ष के अंत में मान लीजिए अगर 100 यूनिट जमा किया हो किस्त, और दूसरे साल के अंत में भी उसने 100 यूनिट जमा किया हो, तीसरे साल के अंत में भी 100 यूनिट जमा किया हो, चौथे साल के अंत में भी 100 यूनिट और पाँचवें साल के अंत में भी 100 यूनिट जमा किया हो। तो पहले साल के अंत में उसने 100 यूनिट जमा किया हो, तो यहाँ उसको अगर 10% के ब्याज से, रेट हमारा कितना दिया था 10%, 10% के इंटरेस्ट रेट से उसको अगर ब्याज मिलेगा तो 100 रुपये पे 10% इस साल के लिए भी मिलेगा, इस साल के लिए भी मिलेगा, इस साल के लिए मिलेगा और इस साल के लिए मिलेगा। यानी टोटल 100 रुपये पे 10% के हिसाब से 4 साल के लिए उसको मिलेगा। तो यहाँ उसका ब्याज कितना बनेगा 40 रुपये बनेगा। फिर उसने अगला इंस्टॉलमेंट 100 रुपये जमा कराया, अगला किस्त, तो अगला किस्त 100 रुपये जमा कराया, तो अब उसका ब्याज यहाँ से 100 रुपये पर इस साल के लिए मिलेगा, इस साल के लिए मिलेगा और इस साल के लिए मिलेगा। यानी आपको बातें मैं लाइन खींच रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो यहाँ उसको 3 साल के लिए मिलेगा, तो 30 रुपया उसको ब्याज के तौर पे मिलेगा। फिर जो है यहाँ 100 रुपया किस्त जमा किया हो, तो 100 रुपया यहाँ किस्त जमा किया है, तो यहाँ 100 रुपया जो किस्त जमा किया है 10% के रेट से, यहाँ भी उसको 100 रुपया का 10% यानी 10 रुपया इस ईयर के लिए मिलेगा और फिर इस ईयर के लिए मिलेगा। यानी यहाँ इसको कितना मिला 20 रुपया मिला। फिर उसने यहाँ जो किस्त जमा किया हो 100 रुपया, यहाँ जो 100 रुपया किस्त जमा किया हो 10% के रेट से, फिर उसको लास्ट का इसी साल के लिए सिर्फ मिलेगा, तो कितना मिलेगा 10 रुपये। और 5वें साल उसने जो यूनिट जमा किया हो लास्ट में 5वें ईयर के एंड में, तो 5वें ईयर के एंड में उसने बैंक से 4200 रुपये प्राप्त भी हो गए हैं, तो यानी इसके बाद उसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बातें समझ में आई। तो उसको कुल कितना यूनिट मिला, तो देखिएगा यहाँ हमारा 40, 30, 70, 20, 90 और 10, 100, यानी ब्याज के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे हमको 100 रुपये मिले, और किस्त सॉरी हमने जमा किए, यानी हम जमा कर रहे हैं तो जमा करने की बात कर रहा हूँ, और किस्त के तौर पे 100, 100, 200, 300, 400, 500, यानी 500 और 600, 600 यूनिट हमने जमा किए, और लास्ट में हमको मिला कितना 4200 रुपये, 4200 रुपये। तो यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यूनिट का मान 6 सत्ते 42, 7 रुपये हो जाएगा। एक यूनिट का मान 7 रुपये हो गया। तो हमने किस्त कितना यूनिट जमा किया है 100 यूनिट। तो हमारा क्या कहता है क्वेश्चन में कि कितनी धनराशि प्रत्येक वर्ष के अंत में कितनी धनराशि जमा करता है, यानी प्रत्येक वर्ष के अंत में जो किस्त जमा कर रहे हैं वही निकालना है। तो प्रत्येक वर्ष के अंत में 100 यूनिट करता है, तो 100 में 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा गुना 7 आएगा, तो ये हमारा 700 रुपये हमारा प्रत्येक वर्ष के अंत में जो किस्त जमा कर रहे हैं यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। क्वेश्चन को एकदम मैन्युअली मैं आपको समझाया हूँ, बेसिक तरीके से लिख के समझाया हूँ। अगर इस चीज़ को समझ गए तो आगे कोई भी क्वेश्चन आप चुटकी में सोल्व कर सकते हैं, कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी। बस यही समझना है कि ईयर के एंड में जहाँ से देगा उसके अगले साल से उसका इंटरेस्ट चालू होगा। जैसे आपने इस साल का इंटरेस्ट उसको नहीं जोड़ना है, यहाँ का इंटरेस्ट नहीं जोड़ना है, ठीक है। वैसे ही आपको आगे प्रोसीड करते जाना है, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अब मैं ये सारी बातें आपको बताया, क्यों बताया, अगले क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को एक दूसरे शब्दों में कैसे एग्जाम में पूछ सकता है और उसका क्या निदान है बताता हूं मैं। देखिएगा सेम क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद क्या कहता है, 5 वर्ष बाद 4200 रुपए की दे ऋण, ये हमारा ऋण लिखा हुआ है 4200 रुपये की दे ऋण। यानी मैंने आपको बताया था कि अगर 1000 हो और उसका 1450 ये हमारा 3 साल बाद 4 साल बाद जो भी हो देना हो, तो ये जो हमारा होता है दे ऋण होता है। क्या होता है, दे ऋण होता है। यानी ऋण हमने लिया था 1000, लेकिन ब्याज जोड़ के कुछ साल बाद हमको इतना देना है, तो इसको हम दे ऋण बोलते हैं, ठीक है। तो यही बातें यहाँ लिखी हुई है कि 4200 रुपये दे ऋण है, 10% साधारण ब्याज की दर से चुकाने हेतु प्रत्येक किस्त का समय लिखा हुआ है 5 वर्ष, दर दिया है 10%। हमारा क्या निकालना है, प्रत्येक किस्त निकालना है, और दे ऋण कितना है 4200 रुपये। यानी 5 वर्ष बाद उसको 4200 रुपये चुकाने होंगे ऋण, तो उसके लिए उसको इंस्टॉलमेंट कितना भरना होगा, यही बातें हैं। फिर वही सारी हमारे शुरू वाली बातें हैं। पहला साल के शुरुआत में तो कुछ नहीं होगा, उसके एंड में जमा करेंगे ऋण। उसके बाद दूसरे साल के एंड में, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं
ये हमारा ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, उसके बाद तीसरे साल के लिए, यहाँ चौथे साल के लिए, और यहाँ आके 5वें साल के लिए हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमारा अगर 100 रुपया हमारा यहाँ पर उसने इंस्टॉलमेंट जमा किया होगा, तो यहाँ भी 100 रुपया किया होगा जमा, यहाँ भी 100 रुपया जमा किया होगा, यहाँ भी 100 रुपया जमा किया होगा, यहाँ भी 100 रुपया जमा किया होगा। तो 10% के रेट से यहाँ से ब्याज चालू हो जाएगा हमारा 100 रुपये का, इस साल के लिए, इस साल के लिए, इस साल के लिए, इस साल के लिए 4, यानी 10% का 100 रुपये का 10% 10 रुपया होगा, और 4 साल के लिए 40 रुपया ब्याज बनेगा। उसी तरह से कहता है कि अगर 100 रुपया यहाँ उसने जमा किया है, तो यहाँ से इंस्टॉलमेंट चालू होगा, तो यहाँ से इसका ऋण चालू होगा, सॉरी ये इंटरेस्ट, तो एक इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा, एक इंटरेस्ट यहाँ, एक इंटरेस्ट यहाँ, तो 3 टर्म के लिए इसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस 100 रुपये की EMI पे उसको 30 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे ही यहाँ आपको मिलेगा 20 रुपये, यहाँ मिलेगा 10 रुपये, और यहाँ मिलेगा 0 रुपये। तो कुल उसने इंटरेस्ट के तौर पे उसको कुल कितना मिला, तो 40, 30, 70, 20, 90 और 100, और उसने कुल किस्त जमा किया है 500, यानी कुल उसने 600 यूनिट जमा किया, और उसको लास्ट में 4200 रुपये देना था। तो 4200 रुपये से इक्वेट कर दिए, तो यूनिट का मान वही हमारा 7 रुपये आ रहा था, जो पिछला क्वेश्चन था उसी का शॉर्ट फॉर्म है। यानी हमने हर किस्त को ये 7 से जब गुना करेंगे 100 में, तो 700 रुपये हर किस्त को हमने जमा किया है, हर किस्त को 700 रुपये जमा किया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है वो समझना है। ये जो हमारा 4200 रुपये है, 4200 रुपये 5 साल बाद जो हमारा देय ऋण है, देय ऋण कितना है 4200 रुपये 5 साल बाद का। यानी उसने जब उधारी कुछ लिया होगा तो वर्तमान वर्थ उसका कुछ अलग होगा, 5 साल बाद उसको ब्याज जोड़ के 4200 रुपये देना पड़ रहा है, तो शुरू में उसको कुछ जो लिया होगा अमाउंट वो कम होगा, जिसको प्रिंसिपल मान सकते हैं या प्रेजेंट वर्थ वर्तमान वर्थ मान सकते हैं। तो उस चीज़ को मैं यहाँ समझा रहा हूँ। देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि कुछ प्रिंसिपल पर उसने 10% के रेट से 5 साल के लिए लिया हो, तो ये अमाउंट कितना हो जाता है हमारा 5 साल बाद 4200 रुपये। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, यानी प्रिंसिपल या प्रेजेंट वर्थ भी उसको बोल सकते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा 10 × 50, और ये 150 P/100 बराबर 4200 रुपये। यानी यहाँ हमारा कट जाएगा 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 से ये 14 तिया 42, यानी 14 दूना 28, जो हमारा प्रेजेंट वर्थ हो जाएगा 2800 रुपये। ये हमारा वर्तमान कीमत हो जाएगा 2800 रुपये। यानी जो मैंने उससे उधारी ली थी वो 2800 रुपये ही ली थी, लेकिन 5 वर्ष बाद वही उसका देय ऋण हो गया इंटरेस्ट जोड़ के 4200 रुपये। यानी 5 वर्ष बाद मुझे एक मुश्त उसको अगर दे के चुकाना होता तो मुझे कितना देना पड़ता, 4200 रुपये। लेकिन मैंने यहाँ क्या किया है, 700 रुपये का किस्त उसको चुकाया है। 700 रुपये का कितना किस्त चुकाया है, 700 रुपये का। देखिएगा इस पिक्चर में 700 रुपये का एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी 3500 रुपये हमने उसको चुकाया है। तो हमने 700 रुपये का 5 किस्त चुकाया और उसको कितना चुकाया, 3500 रुपये चुकाया। ध्यान देने वाली बात यही है, आजकल जो बैंक से हम लोन लेते हैं ना, उसी आधार पे बैंक काम करती है। देखिएगा, तो अगर हमारा ऋण जो हमने लिया था 2800 रुपये लिया था, और उसी का 5 साल बाद एक मुश्त अगर हम दे के सधाते तो कितना दे के सधाते, 4200 रुपये दे के सधाते। लेकिन हमने किस्तों में जमा किया तो 3500 रुपये में ही हमारा ये 4200 वर्थ का कीमत चुकता हो गया। यानी कहने का मतलब है ये कम क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो किस्त जमा किया है हर साल, वो किस्त 2800 यानी जो प्रेजेंट वर्थ है, यानी जो प्रिंसिपल है, उसमें से माइनस होता गया है हर साल, और जो बचा है शेष उसी पर हमारा इंटरेस्ट लगा है, उसी पर हमारा इंटरेस्ट लगा है। यानी आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रेजेंट वर्थ है, इससे जो है ये किस्त, टोटल किस्त जो है, टोटल EMI जो है हमेशा बड़ा होगा, और इस टोटल EMI से जो है हमेशा बड़ा होगा क्या, ड्यू डेप्ट। क्या होगा, ड्यू डेप्ट।
ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी अगर कोई किस्त कोई आप प्रिंसिपल उधारी लेते हैं और उसको एक सर्टेन टाइम के बाद एक सर्टेन रेट से चुकाते हैं तो वो ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, किस्तों में चुकाते हैं तो थोड़ा कम चुकाना पड़ेगा। ये बातें आपको समझ में आ रही है, क्योंकि किस्त जब हम जमा करते हैं तो जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस प्रिंसिपल अमाउंट में से वो किस्त जो है हमेशा घटते जाता है और जो बचता है उसी पर हमारा इंटरेस्ट लगता है। ये कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का। तो अभी हमने आपको दिखाया कि 4200 रुपये का डेब्ट ऋण हमने ईएमआई में 3500 रुपये ही देकर चुका दिया। तो ईएमआई देने का यही फ़ायदा होता है। ईएमआई पर कोई लोन अगर हम चुकाते हैं तो हमारा यही फ़ायदा होता है कि जो है कम पैसे में हमारा डेब्ट ऋण चुक जाता है। क्योंकि अगर 5 साल बाद डायरेक्ट हम उसको देते तो 4200 देना पड़ता है, लेकिन हमने ईएमआई में देके उस 4200 वाले वर्थ को हमने 3500 में ही चुका दिया। ये बात आपको समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। इस किस्त पर आधारित और भी क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। आज के लिए धन्यवाद।